स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का विनर एजुकेशन में। तो हम भारतीय संविधान की सीरीज पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा की मांग। किस प्रकार भारत में संविधान सभा की मांग होती है, इसको लेके आज हम देखेंगे। तो भारत में जो संविधान सभा की मांग होती है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है अनौपचारिक मांग और एक होती है औपचारिक मांग, यानी एक ऑफिशियली डिमांड और एक अनऑफिशियली डिमांड। तो भारत में जो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग होती है, डिमांड होती है, वो होती है अनौपचारिक डिमांड। 1934 तक भारत में जितनी भी संविधान सभा की डिमांड होंगी वो होंगी अनौपचारिक डिमांड। तो उसके लिए जो सर्वप्रथम अनौपचारिक डिमांड करते हैं संविधान सभा की, उसके लिए हमारे पास सर्वप्रथम एक डेट आती है और वो है 1895। 1895 में जो व्यक्ति संविधान सभा की मांग कर रहे हैं वो है बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जो संविधान सभा की मांग कर रहे हैं कब? 1800। बाल गंगाधर तिलक डिमांड कब कर रहे हैं? 1895 में। और एक विधेयक, एक बिल के माध्यम से संविधान सभा की डिमांड करते हैं और वो बिल है स्वराज बिल, स्वराज विधेयक। तो स्वराज विधेयक के माध्यम से जो सबसे पहले भारतीय संविधान सभा की डिमांड की गई वो की गई है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। कब की गई तो आप बताएंगे? 1895 में। इसके बाद ठीक 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा संविधान सभा की डिमांड की जाती है। किसके द्वारा? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी ने डिमांड कब की? तो आप बोलेंगे 1922 में। सबसे पहले डिमांड कौन कर रहे हैं? तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। कब कर रहे हैं? 1895 में। किस विधेयक के माध्यम से? तो आप बताएंगे स्वराज विधेयक के माध्यम से। उसके बाद जो डिमांड की वो की महात्मा गांधी जी ने डिमांड की 1922 में। इसके बाद महात्मा गांधी ने जब डिमांड की तो इन्होंने एक कथन कहा, इन्होंने कहा कि भारतीयों की जो संविधान सभा होगी वो भारतीयों के अनुसार चुनी जाए। इनका कथन था कि जो भारतीयों के लिए संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। ये बात कही थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक इसके 2 साल बाद यानी 1924 में स्वराज पार्टी डिमांड कर रही है। कौन सी पार्टी? तो आप बताएंगे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी डिमांड कर रही है। कौन कर रही है डिमांड? स्वराज पार्टी। कब कर रही है? 1924 में। तो ये जो 3 डिमांडें थी जो सर्वप्रथम की गई थी ये हुआ करती थी अनौपचारिक डिमांड, अनऑफिशियली डिमांड, जो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की, उसके बाद महात्मा गांधी जी ने की 1922 में, उसके बाद 1924 में स्वराज पार्टी ने की। ये तीनों डिमांड अनऑफिशियली डिमांड हुआ करती थी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा और स्वराज पार्टी के द्वारा। इसके बाद ऑफिशियली डिमांड होती है जो वो सबसे पहले होती है हमारी 1934 में। 1934 में भारत में एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हुआ करते थे, उनका नाम था एमएन रॉय, मानेंद्र नाथ रॉय। तो सर्वप्रथम 1934 में एमएन रॉय के द्वारा डिमांड की जाती है औपचारिक रूप से। अगर आपसे पूछा जाए, और पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से मांग किसने की, ऑफिशियली डिमांड किसने की, फॉर्मल डिमांड किसने की सबसे पहले, तो आप बताएंगे 1934 में एमएन रॉय ने की है। एमएन रॉय थे जो वो एक साम्यवादी नेता हुआ करते थे, भारत के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हुआ करते थे। इसके बाद 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो डिमांड करती है ऑफिशियली डिमांड कांग्रेस कब कर रही है? ऑफिशियली डिमांड 1935 में। कौन कर रही है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। किस चीज की डिमांड कर रही है? तो आप बताएंगे संविधान सभा की डिमांड कर रही है। अब ये डिमांडें हो रही थी कि हमारे लिए क्या बनाई जाए, एक संविधान सभा बनाई जाए। जब ये मांगे हो रही थी तो अभी तक ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया था। ब्रिटिश सरकार जब पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार करेगी तो वो डेट होगी 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को पहली बार 8 अगस्त 1940 को पहली बार फर्स्ट टाइम ब्रिटिश सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार किया, हमारी डिमांड को स्वीकार किया। किसने स्वीकार किया? ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार स्वीकार कब किया? तो आप बताएंगे 1940 में स्वीकार किया है। और जो 1940 में जो ब्रिटिश सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार किया, इसको हम एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। क्या नाम है इसका? अगस्त प्रस्ताव। क्योंकि ये डिमांड स्वीकार की जा रही है अगस्त के महीने, इसलिए इसका नाम पड़ गया अगस्त प्रस्ताव। तो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने हमारी मांग को कब स्वीकार किया? तो आप बताएंगे 1940 में स्वीकार किया, जिसको हमने नाम दिया अगस्त प्रस्ताव।
और एक शब्द आता है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति अलग है और अगस्त प्रस्ताव अलग है। अगस्त क्रांति कहते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन को, और अगस्त प्रस्ताव अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगस्त क्रांति किसको कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को। एक अगस्त घोषणा भी है जो महात्मा गांधी जी ने की थी 1917 में, वो अलग चीज है। तो अगस्त नाम से तीन चीजें हमारे पास, एक है अगस्त प्रस्ताव, एक है अगस्त क्रांति और एक है अगस्त घोषणा। तीनों चीजें अलग है, लेकिन जो अभी हमारा टॉपिक है वो है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ, तो आप बताएंगे। अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार हमारी संविधान सभा की मांग को क्या किया? स्वीकार किया। अब जब संविधान सभा ने हमारी मांग को स्वीकार कर दिया, इसके बाद ब्रिटिश सरकार भारत के अंदर एक मिशन भेजती है, एक कमीशन भेजती है मतलब, और उस मिशन का नाम होता है क्रिप्स मिशन। क्या नाम था? तो आप बताएंगे क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन जो ब्रिटिश सरकार ने भेजा मार्च 1942 में। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने एक मिशन भारत के अंदर भेजा जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष हुआ करते थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? क्रिप्स मिशन। ये एक सदस्य मिशन था, एक सदस्य था इस मिशन में, और वो सदस्य कौन थे? तो वो सदस्य थे क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इस स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा, क्योंकि जो ये टाइम पीरियड चल रहा अभी, ये चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध, इस समय विश्व के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, और इस क्रिप्स मिशन ने क्या कहा कि हम भारत के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद करेंगे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा, उसकी समाप्ति के बाद हम आपके लिए क्या करेंगे? एक संविधान सभा का गठन करेंगे। लेकिन उस टाइम के जो भारत के लीडर हुआ करते थे, मुख्य लीडर, जैसे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अगर हमारे लिए संविधान सभा के गठन की बात कर रहे हो तो आप अभी करो ना हमारे लिए संविधान सभा की गठन, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद क्यों कर रहे हो? इसलिए महात्मा गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, यानी दिवालिया बैंक की संज्ञा दी। किसको? क्रिप्स मिशन को। किस नाम से पुकारा महात्मा गांधी ने? तो आप बताएंगे कि जो पोस्ट डेटेड के नाम से, पोस्ट डेटेड चेक के नाम से पुकारा है महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को। किस मिशन को? क्रिप्स मिशन को। इस प्रकार से जो क्रिप्स मिशन जिन उद्देश्यों से भारत आया था वो विफल रहा, अपने उसके उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए। इसके बाद क्या होता है कि 1945 में ब्रिटेन के अंदर चुनाव होते हैं, और ब्रिटेन के अंदर एक नई पार्टी की सरकार बनती है, जिस पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। 1945 में क्या हो रहा है? 1945 में हो रहा है कि ब्रिटेन के अंदर हो रहे हैं इलेक्शन, यानी चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव में इस बार एक नई पार्टी ब्रिटेन के अंदर जीतती है, उसका नाम है लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी। अब ये लेबर पार्टी ब्रिटेन के अंदर जीत कर आ गई, और ये भारत के लिए एक खुशखबरी के रूप में सामने आई जब लेबर पार्टी की सरकार बनी भारत, वहां पे ब्रिटेन के अंदर जो लेबर पार्टी की सरकार बनी, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर बने वो बने क्लीमेंट एटली। कौन बने? तो आप बताएंगे क्लीमेंट एटली इसके प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्लीमेंट एटली इसके प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और इन प्राइम मिनिस्टर जो क्लीमेंट एटली बने, ये हाउस ऑफ कॉमन में एक बिल लाते हैं, उस बिल का नाम होता है कैबिनेट बिल। कौन सा बिल? तो आप बताएंगे कैबिनेट बिल। किसने लाया? हाउस ऑफ कॉमन में। हाउस ऑफ कॉमन का मतलब जिस प्रकार भारत में लोकसभा होती है उसी प्रकार ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन होती है। तो ये हाउस ऑफ कॉमन में एक बिल ला रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन में एक बिल ला रहे हैं, उस बिल का नाम है कैबिनेट बिल। क्या बिल का नाम क्या है? तो आप बताएंगे कैबिनेट बिल है, कैबिनेट बिल। और इस कैबिनेट बिल हाउस ऑफ कॉमन में लाया जा रहा है 1946 में। कहां पे? ब्रिटेन की संसद में, यानी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में। जब ये यहां से पारित हो जाएगा तो ये बिल जब भारत के लिए आएगा, कौन सा बिल? कैबिनेट बिल। जब कैबिनेट बिल भारत में आएगा तो उसको हम कहेंगे कैबिनेट मिशन। क्या कहेंगे? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आप कहेंगे कैबिनेट मिशन था जो, वो भारत कब आ रहा है? तो आप कहेंगे जो कैबिनेट मिशन भारत आ रहा है, ये आ रहा है 24 मार्च को। 24 मार्च 1946 को भारत आता है। कौन सा मिशन? तो आप बताइए कैबिनेट मिशन। अब एक कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ है, तो आपका आंसर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत की दिल्ली में पहुंचता है। और जो कैबिनेट मिशन होता है, इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा? क्योंकि इस कैबिनेट मिशन में हुआ करते थे 3 सदस्य। कितना सदस्य था? 3 सदस्य हुआ करते थे इसमें। और वो 3 सदस्य कौन थे? एक थे एबी अलेक्जेंडर। आप बोलेंगे एक थे एबी
अलेक्जेंडर। एक थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस नाम के व्यक्ति एक इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, पैथिक लॉरेंस। और एक थे क्रिप्स, जो पहले भी आया था 1942 में। कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स एक इसके मेंबर हुआ करते थे। ये तीन व्यक्ति इसके मेंबर हुआ करते थे। और ये तीनों जो व्यक्ति हैं ये कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे ब्रिटेन में। क्या हुआ करते थे? कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। इसलिए इस मिशन का नाम क्या पड़ गया? कैबिनेट मिशन पड़ गया। और जो पैथिक लॉरेंस थे ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे। जो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे वो पैथिक लॉरेंस हुआ करते थे। अब इस कैबिनेट मिशन ने जो 24 मार्च 1946 को भारत आ रहा है, इस दिन इसने अपनी योजना प्रस्तुत नहीं की है कि किस उद्देश्य से भारत आया है। इसने अपनी जो योजना प्रस्तुत की है वो डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि वो डेट एग्जाम के अंदर भी पूछी जाती है। तो इसने जो अपनी योजना प्रस्तुत की थी वो की थी 16 मई 1946 को। और 16 मई 1946 को जब कैबिनेट मिशन ने अपनी क्या की योजना प्रस्तुत की, तो उन्होंने कहा कि हम किस उद्देश्य के साथ भारत आए हैं। तो उन्होंने बताया कि हम भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। किसका गठन करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। किसने कहा ये बात? ये बात कही है कैबिनेट मिशन ने कि हम भारत के लिए क्या करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। और इस संविधान सभा में जो मेंबर होंगे, जो हम गठन करेंगे, इसमें मेंबर होंगे 389। कितने होंगे? 379 सदस्य होंगे इसके अंदर। 389 सदस्य भाई, 389 इसके अंदर क्या होंगे? सदस्य होंगे। तो ये 389 सदस्य का आंकड़ा आया कहां से हमारे पास? तो इसके लिए इन्होंने कहा कि हम जो कैबिनेट मिशन है उसने कहा कि हम संविधान सभा के लिए एक बाकायदा चुनाव कराएंगे। और 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर क्या है? एक सदस्य चुना जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। और इस टाइम जो भारत की जनसंख्या हुआ करती थी, कब? 1946 में, वो हुआ करती थी 40 करोड़ के आसपास। तो 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या होने के कारण जो मेंबर आएंगे संविधान सभा में वो कितने आएंगे? 389 मेंबर आएंगे। अब वो 389 मेंबर आ रहे हैं जो, ये किस किस क्षेत्र से आएंगे? ये बड़ा मुद्दा था कि किस किस क्षेत्र से क्या आएंगे? ये 389 मेंबर आएंगे। तो जो 292 सदस्य हैं, 292 सदस्य आएंगे ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत का मतलब जहां पर अंग्रेज शासन कर रहे हैं। और जो 93 सदस्य आएंगे वो आएंगे देसी रियासत से। देसी रियासत का मतलब जहां पे राजा महाराजा हुआ करते थे, देसी रियासत उसको कहा जाता था। जैसे उत्तराखंड में एक देसी रियासत थी जिसका नाम था टिहरी रियासत। और जो 4 सदस्य आएंगे वो आएंगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। चीफ कमिश्नरी का मतलब क्या होता है? जैसे आज यूनियन टेरिटरी होती है, केंद्र शासित प्रदेश, उस टाइम 4 चीफ कमिश्नरी इसी टाइप से भारत के अंदर हुआ करती थी। और वो 4 चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी। दिल्ली एक हुआ करती थी, दिल्ली। ये पूछा जाता है कि 4 चीफ कमिश्नरियां कौन सी थी? एक थी दिल्ली, एक थी अजमेर, एक कौन सी हुआ करती थी? अजमेर। एक हुआ करती थी बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो आज के पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान। और एक हुआ करती थी कुर्ग। कौन सी हुआ करती थी? कुर्ग, जो कर्नाटक में है। अजमेर राजस्थान में है, दिल्ली में। ये 4 चीफ कमिश्नरियां क्या हुआ करती थी इस टाइम भारत में। अब ये 292 सदस्य कहां से आ रहे हैं? ब्रिटिश भारत से आ रहे हैं, जिनका इलेक्शन होगा। और 4 सदस्य ये हैं जिनका इलेक्शन होगा। जो ये देसी रियासत से 93 सदस्य आ रहे हैं, इनका चुनाव नहीं होगा, ये मनोनीत किए जाए। ये मनोनीत सदस्य हैं जो राजाओं द्वारा वहां से भेजे जाएंगे। कितने सदस्य? 93 सदस्य। तो इस प्रकार से 389 का जो विभाजन हो ये हमने इस प्रकार से देखा। अब जो ये 389 मेंबर है ना, इनका आधार क्या था? जैसे किस प्रकार से कौन थे 389? तो इसके लिए हमें कुछ समुदाय के आधार पर इनको विभक्त किया गया है। तो 15 तो महिलाएं होंगी संविधान सभा में। कितनी? 15 महिलाएं होंगी। ये पूछे जाते हैं कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 महिलाएं हुआ करती थी। अनुसूचित जाति यानी एससी के कितने मेंबर थे? तो एससी के मेंबर हुआ करते थे 26। इसी प्रकार एसटी के मेंबर हुआ करते थे 33। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे 15। एससी के मेंबर कितने थे? तो आप बताएंगे 26। और एसटी के मेंबर कितना हुआ करते थे? तो आप बताएंगे 33। अब इस संविधान सभा का क्या हो गया? पूरा ढांचा देखने को मिल गया हमें। अब जब संविधान सभा चुनकर आ गई, जब इसके इलेक्शन हो गए, उसके बाद संविधान सभा की क्या होंगी? बैठकें होंगी। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होगी वो होगी 9 दिसंबर को। कब होगी? तो आप बताएंगे 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होगी। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक होगी। और इस दिन जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा, वो चुना जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी को। किसको?
सच्चिदानंद सिन्हा जी को, सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है इस दिन। किस दिन? 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्यों चुना गया? तो इसका आंसर होगा क्योंकि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग मेंबर हुआ करते थे, जिस आधार पर हमने सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया, संविधान सभा का अस्थायी चुना गया। और बुजुर्ग मेंबर वाला जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है, ये लिया हमने फ्रांस से। कहाँ से लिया है? तो आप बताएंगे फ्रांस से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है। और इसी दिन हमने एक संवैधानिक सलाहकार भी चुन लिया गया है, जो थे BN राव। कौन थे? तो आप बताएंगे BN राव। BN राव को क्या किया गया? संविधान सभा द्वारा संवैधानिक सलाहकार चुना गया। लेकिन जो प्रथम बैठक हो रही है, फर्स्ट मीटिंग हो रही है, इस बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार किया है। तो अगर पूछा जाए कि प्रथम बैठक किस समुदाय ने प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, तो आप बताएंगे जो मुस्लिम लीग हुआ करती थी, उसने संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हो रही थी उसका क्या किया था? बहिष्कार किया था। इसके बाद क्या होगा? संविधान सभा की दूसरी बैठक होगी। और संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होगी वो होगी आपकी 11 दिसंबर को। कब होगी? तो आप कहेंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक होगी 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। और इस दिन संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किसको? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और इस दिन संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना जाता है। उपाध्यक्ष के रूप में दो व्यक्ति सामने आते हैं। एक आते हैं SC मुखर्जी, एक आपको याद रखना SC मुखर्जी, और एक व्यक्ति आपको याद रखना है VT कृष्णाचार्य जी। दो व्यक्तियों को उपाध्यक्ष चुना जाता है, एक है SC मुखर्जी और एक है VT कृष्णाचार्य जी। ये दो व्यक्ति क्या होते हैं? संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। इसके बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। कौन सी बैठक? तीसरी बैठक। और तीसरी बैठक जो संविधान सभा की होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है। उस प्रस्ताव का नाम होता है आपका उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? तो आप बताइए उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। जो ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा जा रहा है, इसमें कुल 8 अनुच्छेद हुआ करते थे। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, तो आप बताना 8 अनुच्छेद हुआ करते थे। जो 8 अनुच्छेद हुआ करते थे उद्देश्य प्रस्ताव में, यह रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। अब इस पर चर्चा होगी, संविधान सभा इस पर चर्चा करेगी, जिस कारण ये उद्देश्य प्रस्ताव इस दिन स्वीकार नहीं होता है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार होता है? तो आप बताएंगे 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है संविधान सभा द्वारा। तो पहला क्वेश्चन कब रखा, दूसरा क्वेश्चन कब स्वीकार किया, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। उद्देश्य प्रस्ताव में कितने आर्टिकल हुआ करते थे, ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद होती है संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हो रही है वो हो रही है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है। कब? 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम क्या चुना गया? राष्ट्रपति चुना गया। अंतिम बैठक कब हुई? तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950 को हुई। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई है? संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या अगर आपसे कभी पूछी जाए तो संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? तो आप बताएंगे 11 बैठकें हुई थी संविधान सभा की कुल। अब इसके बाद जो संविधान सभा है वो संविधान सभा दो रूपों में कार्य कर रही थी भारत में। जो संविधान सभा थी वो दो प्रकार से भारत के अंदर कार्य कर रही थी। वो दो प्रकार से, किस प्रकार से कार्य कर रही थी संविधान सभा? दो प्रकार से। एक कार्य कर रही थी संविधान निर्माण के लिए और एक कर रही थी संसद के रूप में कार्य। जब ये संविधान सभा संविधान निर्माण के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब ये संविधान सभा किसके रूप में कार्य करेगी? संसद के रूप में कार्य करेगी, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे जीवी मावलकर जी। कौन करेंगे? गणेश वासुदेव मावलकर। तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जीवी मावलकर जी। कौन? गणेश वासुदेव मावलकर, जो भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी बने थे जीवी। क्योंकि ये क्या है, संविधान सभा दो कार्य कर रही थी।
एक कर रही थी संविधान निर्माण पर और एक कर रही थी संसद के रूप में। तो संसद के रूप में जब संविधान सभा कार्य कर रही थी तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जीवी मावलकर साहब जी कर रहे थे। और जब ये संविधान सभा संविधान निर्माण के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किया करते थे। अब जो भारतीय संविधान सभा है इसकी कुछ लोगों ने आलोचना की है। क्या की है? आलोचना की है। जैसे चर्चिल हुए हैं, एक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1945 से पहले, तो उन्होंने इस संविधान सभा को एक विशेष जाति की सभा बताया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विशेष जाति की सभा किसने कहा है, संविधान सभा को विशेष जाति की सभा, तो आप बताएंगे चर्चिल साहब ने कहा है। चर्चिल जी ने क्या कहा है? जो चर्चिल जी हैं उन्होंने कहा है विशेष जाति की सभा। किसने? चर्चिल ने। इसी प्रकार से एक हुआ थे साइमन, आपको पता होगा 1928 में एक साइमन कमीशन आया था भारत में। साइमन कमीशन क्यों आया था भारत में? 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए। तो जो साइमन नाम के व्यक्ति थे उन्होंने इस संविधान सभा को हिंदुओं की सभा बताया है। किसकी सभा? हिंदुओं की सभा। हिंदुओं की सभा किसने कहा है? तो आप बताएंगे हिंदुओं की सभा जो कहा है वो कहा है साइमन ने। साइमन ने क्या कहा है? इसको हिंदुओं की सभा कहा है। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के फैक्ट आपको संविधान सभा के संदर्भ में याद रखने हैं। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।